प्रोफेसर जी मैं प्रोफेसर जीवन सिंह मैं इस प्रति से निवेदन करता हूँ कि संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सी के अग्रवाल साहब रजिस्ट्रार साहब से संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि किशन की तारीफ का माल्यार्पण पर स्वागत कराएं। स्वागत हैदराबाद से पधारे हमारे विद्वान हमारे नंदकिशोर जी आचार्य महोदय जो बातचीत नहीं करें आप लोग और इस समारोह के मुख्य सूत्रधार हमारे प्रसिद्ध राव साहब, इस सभा में विराजित शहर के प्रमुख साहित्यकार नंदकिशोर जी आचार्य साहब, अरुण जी चतुर्वेदी साहब, प्रोफेसर सत्यनारायण जी व्यास जी, राजकुमार जी, नवीन जी नंदवाना, किशन जी, रामदयाल जी मेहरा, जयस मेहता साहब, आदरणीय व्यास जी, हमारे डीन, डायरेक्टर्स, संकाय के सदस्य, छात्रों, मित्रों, यह बड़े सुकून का विषय है कि साहित्य संस्थान जिसको अभी हाल में ही हमने अपनी 75वीं सालगिरह मनाई और उसके तुरंत बाद ये प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। और बड़ा सुकून का विषय ये है कि एक ऐसी संस्था जो देश की धरोहर बन चुकी है, उस संस्था की नींव ऐसे लोगों ने रखी जो इस देश की, इस राष्ट्र की रीढ़ की साहित्य में उन्होंने जो है जबरदस्त योगदान किया। मैं जब भी अपने साहित्य के थोड़ा इतिहास को नजर डालता हूँ तो मुझे ऐसे नाम बार बार याद आते हैं। मोहन सिंह जी के अलावा सुभाष सिंह शेखावत जी, विधायलाल शर्मा जी, जिन लोगों ने जो है साहित्य स्थान को या सावधान आशिया जी, जिन्होंने घूम के वो जो साहित्य था उसको सब इकट्ठा किया और आज उसकी खूब मांग हो रही है। और जो आने वाले भविष्य के लिए राजस्थान की या हमारी संस्कृति के लिए वो जो कर गए वो हमेशा याद रखा जाएगा। एक बहुत
मैं काम करता हूँ यदि उस संस्थान के आदमी के नाम पर शहर का कोई मार्ग हो, कोई रास्ता हो, इससे अच्छा सुकून क्या हो सकता है, कितना इज्जत है। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि उनके नाम पर शहर की उन्होंने जो काम किया जिसके लिए शायद वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। हालांकि वो टिंगल पिंगल के सबसे बड़े शायद अपने समय के सबसे बड़े पुरोधार थे। मुझे नहीं पता टिंगल पिंगल में उसके बाद कितना अच्छा काम किया, लेकिन वो जितने उनके बारे में पढ़ते हैं उनके शायद जिस समय वो काम कर रहे थे शायद टिंगल पिंगल के सबसे बड़े साहित्यकार थे। और सबसे ज़्यादा जो चर्चित उनका जो संपादित ग्रंथ है वो पृथ्वीराज राष्ट्र है, जो अटल जी ने भी यहाँ से बनाया। उनके 30 से अधिक रचनाएं हैं, वो गद्य पद्य शब्द में बराबर लिखते रहे। और हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि मोहन सिंह जी, खजुराहो मोहन सिंह जी बहुत ही शांत स्वभाव के, बड़े हंसमुख मिजाज के व्यक्ति थे। मेरे ख्याल से हमारे साथ हमारे संस्थान में साहब और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत करीब से उनके साथ काम किया। वो लोग उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन हम तक वो सब जो है चीज़ें हमको सुनने को मिलती है, उससे हमको बल मिलता है। संस्थान में बिल्कुल बहुत कम सुविधाओं में भी उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया। तो शायद हमारे लिए जिम्मेदारी है कि ज़्यादा काम करें और संस्थान को आगे लेके जाए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका शहर से बताने सारे साहित्यकारों का, अतिथियों का, अपने मित्रों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत दूर से हैदराबाद से आए हमारे साहित्यकार मुनीशी का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम उनके विचार से लाभान्वित होंगे और मंच पर विराजित सभी लोगों के विचार से लाभान्वित होंगे। मुख्य अतिथि महोदय, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शर्मा साहब, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, आदरणीय साहब साहब, हैदराबाद से पधारे इस समय देश के आधा दर्जन मुख्य साहित्यकारों में से एक आचार्य जी, अग्रज राजीव साहब, जो पिछले 3 वर्षों से खजुराहो मोहन सिंह जी की पुण्यतिथि और जयंती मनाने में हमेशा पूरा सहयोग दे रहे हैं। पहले भी ये तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले राष्ट्रीय व्याख्यान हुआ था, मुजफ्फर हुसैन जी आए थे कश्मीर पर, कश्मीर समस्या पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। उसके बाद में राजस्थान के ही नहीं, पिंगल भाषा में देश के वरिष्ठ कवि आयदान सिंह जी भाटी ने राजस्थान में पिंगल भाषा की परंपरा पर व्याख्यान दिया था। और आज हम आचार्य जी को सुनेंगे। और आचार्य जी आज देश में चल रही सबसे चर्चित सहिष्णुता व्याख्यान देंगे। उस पर उनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और पिछले 4-5 बरस से लगातार वो उस विषय पर कार्य कर रहे हैं। खजुराहो मोहन सिंह जी के बारे में वो आज समाचार पत्रों ने आलेख भी प्रकाशित किए हैं, उनका परिचय भी उसमें है। ये आमेर से आए हैं। आमेर में मलय सिंह जी जब राजा थे तो उनके प्रताप नाम से एक पुत्र हुआ जो मातर जी नाम से कहता है, और वो मूल नक्षत्र में हुआ। तो उन्होंने उसको पंडिजन की 5 शाखा में सम्मिलित करते हुए अलग परगना दे दिया नाम का। और वहां से उनको गोलपाल पर घोषित किया। गोलपाल राजकवि के रूप में उनको स्थापित किया। और उसके बाद में वो वंश दर वंश वहां पे गोलपाल से ही आगे
बढ़ते रहे। उसकी 30वीं जो 30वें वंशज जो है वो कविराज मोहन सिंह जी। सबसे पहले मेवाड़ में सेवाराम जी आए उनके पूर्वज, और उस समय में यहाँ युद्ध का चल रहा था, तो वो सिंध जाके और सिंधियों को सेना में भर्ती करके लाया। तो यहाँ पर उनकी बड़ी ख्याति हुई और महाराणा के प्रिय हो गए। बाद में भक्तावर सिंह जी उसी वंश में हुए, जिन्होंने 4 महाराणाओं के प्रिय पात्र रहे, वो स्वरूप सिंह जी के, और 4 महाराणा लगातार उनके पास में रहे वो। मैं संक्षेप में, और गोपाल सिंह जी के आचार्य कविराज मोहन सिंह जी उनके राजकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, दरबारी के रूप में। इस वंश को बड़ा सम्मान यहाँ पे इसलिए मिलता रहा कि ऐसा माना गया कि ये उस परंपरा से आते हैं जो अपने दुश्मन को अभी गलत सलाह नहीं देते, ये इनकी ख्याति। और इसीलिए सारे राजा महाराजा इनको अपने पास में रखने के लिए उत्सुक रहते थे, बड़ा आदर देते थे। ये जब दरबार में जाते थे तो महाराणा स्वयं खड़े हो जाते थे, खड़े होकर सम्मान देते थे। और जब भी इनको कहीं अपने साथ में ले जाते थे तो वहाँ सोना दिया हुआ था, इनके सारे वंशजों के पाँव में सोना पहनाते थे और फिर अपने साथ लेकर चलते थे, क्योंकि उनकी सलाह और उनका मशवरा बहुत महत्वपूर्ण होता था राज्य के लिए, ऐसा वो महसूस करते थे। तो इस तरह से कविराज मोहन सिंह जी गोपाल सिंह जी के साथ में रहे। और बाद में जब आजादी के बाद में जो ये संघर्ष, आजादी के संघर्ष चल रहा था, उसमें जनुभाई सक्रिय रूप से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम कर रहे थे। तो जनुभाई ने बार बार हवेली जाकर और उनसे निवेदन किया कि आपकी सेवाएं विद्यापीठ को चाहिए। उस समय में राजस्थान विद्यापीठ नहीं था, उदयपुर विद्यापीठ था, और उदयपुर विद्यापीठ में प्राचीन साहित्य शोध संस्थान नाम से ये संस्थान चलता था। तो वहां पर एक कार्यालय गठित किया गया है। पृथ्वीराज के बड़े बड़े विद्वानों को उप संपादक के रूप में, उनके लेखक के रूप में रखा गया और प्रधान संपादक कविराज मोहन सिंह जी को बनाया गया। देश भर में जहां जहां भी पृथ्वीराज दासों की कृतियां उपलब्ध हुई वो मंगवाई गई, और कुल मिलाकर जो प्रतियां प्राप्त हुई उसमें 1 लाख से अधिक ग्रंथ प्राप्त हुए। और विद्वानों की जो राय आई उसमें ये आई कि ये सारे क्षेपक हैं और इतने छंद हो नहीं सकते। तो कविराज मोहन सिंह जी ने ये साबित किया कि केवल 5000 छंद जो है वो इनके मूल है, जो चंद बताई गई थे, और वो भी 13वीं शताब्दी में। एक विवाद यह भी था कि 13वीं शताब्दी में ये ग्रंथ नहीं लिखा गया, 16वीं शताब्दी में लिखा गया। लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि जो क्षेपक है उनको अगर निकाल दिया जाता है तो वो सारे आरोप अपने आप में समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से वो जो आधार थे, किस आधार पर उन्होंने संपादन किया, वो जिसकी वजह से इसे प्रामाणिक संपादन माना जाता है। देश में हिंदी साहित्य का जो प्राचीनतम महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक इतिवृत्त है, वो झमेले में पड़ा हुआ था, उसको झमेले से निकालने का श्रेय हम कविराज मोहन सिंह जी को देते हैं। और ये काम जब पूरा हुआ तब इतनी ख्याति हुई देश में कि महामना भगत मोहन मालवीय उनसे मिलने के लिए उदयपुर आए, रविन्द्रनाथ टैगोर उनसे मिलने के लिए उदयपुर आए। और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ में विद्वान आचार्य जी हैं, वो जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से उससे भी कोई नई दिशा निकलेगी, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि छोटी सी बात जीवन की दिशा बदलकर चली जाती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कविराज मोहन सिंह जी और कविराज मोहन सिंह पीठ के बारे में ये
कहना चाहूँगा कि ये केवल सारंगदेव जी की वजह से संभव हो पाया कि यहाँ पे कबीरराव मोहन सिंह चेयर लगी, क्योंकि 20 साल पहले इसकी घोषणा हुई थी विद्यापीठ, लेकिन आपके आने के बाद ही 20 साल बाद में ये काम हो सका। और जो काम उनका बाकी पड़ा था वक्तावर ग्रंथमाला का और कबीरराव मोहन सिंह के साहित्य कार्यों का प्रकाशित भाग है, उसका काम वो 52 वर्ष से पड़ा हुआ था, लेकिन आपके आने के बाद में ही वह काम शुरू हो सका है। और आपके आने के बाद इसीलिए इन सारे कामों को शुरू करने में जो आपने रुचि दिखाई, उसी का एक नतीजा ये निकल के आया कि राजस्थान विद्यापीठ को एक ग्रेड प्राप्त हुई है। मैं सारे लोगों को बार-बार बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इस काम को ही नहीं, बाकी सारे कामों को भी इसी दृष्टि से लेंगे और विद्यापीठ को और आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। कूट कूट कर भरी हुई है। जब साहित्य और सहिष्णुता की बात हो तो सहिष्णुता के पोषक अमीर खुसरो का नाम सहजता मस्तिष्क में कौन जाता है। वो इस्लामिक राज्य में रहते हुए दरबारी बने और फिर भी हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखा। उन्होंने लिखा था, मैं प्रेम का काफिर हूँ, मुझे मुसलमानी की ज़रूरत नहीं, मेरी तो एक एक रफ्तार बन गई है, जनेऊ की ज़रूरत ही नहीं। साथियों, यह तो सभी को मालूम है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे के प्रति सहनशीलता बहुत ज़रूरी होती है। दूसरों के विचारों, दूसरों का रहन सहन, जो हमारे रहन सहन, हमारी मर्जी, हमारी पसंद से अलग हो, हमें क्रोधित न करे, हमें हिंसक न बनाए, यही सहिष्णुता का व्यवहारिक रूप है। यह सब कुछ प्राचीन काल में जरा सरल था, क्योंकि समाज का आकार छोटा था, आवश्यकताएं सीमित थी, एक दूसरे से संपर्क कम था। किंतु आज जब आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है, ग्लोबल विलेज की कल्पना को हम व्यावहारिक रूप में जी पा रहे हैं, समाज में जटिलताएं और मतभेद बढ़े हैं, लोग नई तकनीक की मदद से एक दूसरे से जितना करीब हुए हैं, व्यावहारिक और आत्मिक रूप से उतने ही एक दूसरे से दूर हो गए हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने एक बार कहा था कि अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि भारत कई विदेशी सरकारों के आक्रमणों का शिकार रहा, लेकिन इस बात का एक भी उदाहरण नहीं है कि भारत ने किसी देश पर हमला किया हो। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सहिष्णुता तो भारतीयों के खून में है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी एक साक्षात्कार में कहा कि हमारी सभ्यता ने हमें सहिष्णुता अपनाने, मतभेदों को स्वीकार करने और असंतोष का सम्मान करना सिखाया है। यही वह भावना है जिसने हमें एक रखा। हमें इस संदेश को समझना चाहिए और हमारी गतिविधियां, दैनिक क्रियाकलापों में यह प्रतिबंधित होना चाहिए। फिर चाहे वह हमारी सभ्यता और संस्कृति की बात हो, हमारा व्यवहार, हमारा दृष्टिकोण और रवैया हो। लेकिन असहिष्णुता का हवाला देकर कई कलाकार, पत्रकार, वैज्ञानिक, साहित्यकार अपने सम्मान सरकार को लौटा भी रहे हैं। गोमांस के कारण मोहम्मद अखलाक की हत्या, शाहजहांपुर में पत्रकार जोगिंदर सिंह की जीवित जलाकर हत्या, या फरीदाबाद में 2 दलित बच्चों को जीवित जलाकर मार डालना, और दक्षिण में हुई एक कन्नड़ साहित्यकार डॉक्टर MM कलबर्गी की हत्या इत्यादि से वे आहत हैं। और इस प्रकार से देश को असहिष्णुता की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकते। लेकिन पूर्व में हुए सिखों के कत्लेआम, कश्मीर में निरंतर शोषण, गोधरा कांड, मुजफ्फरनगर के दंगे, दादरी कांड आदि हमारे देश में असहिष्णुता के बड़े उदाहरण हैं। लेकिन इससे लेकर विदेशों में अपने देश की छवि बिगाड़ने की बजाय अभिव्यक्ति का सही उपयोग कर देश को सही राह दिखाना साहित्यकारों का ही नहीं बल्कि प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का सामाजिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व है। सहिष्णुता का एक अनुपम उदाहरण है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर थे। एक बार वहाँ रेल से उतरने के बाद उन्होंने एक तांगा किया। तांगे में कुछ गोरे अंग्रेज व कुछ काले भारतीय व अफ्रीकन नागरिक बैठे थे। अंग्रेज अपने साथ काले लोगों को बैठाना, खाना पीना पसंद नहीं करते थे। तांगे में जगह न मिलने पर गांधी जी उसमें रखे बॉक्स यानी पेटी पर बैठ गए। यह बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी और उनमें से एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी को पीटना शुरू कर दिया।
गांधी जी काफ़ी देर तक मार खाते रहे, तब दूसरे अंग्रेज में इंसानियत जागी और उन्होंने गांधी जी को पीटने से बचाया। लेकिन गांधी जी ने अंग्रेज़ों का कोई प्रतिरोध नहीं किया, वह उन्हें क्षमा कर दिया। सहिष्णुता का अर्थ कमजोरी समझ लेना उचित नहीं है। सहिष्णुता के जरिए ही वातावरण को तनाव मुक्त कर सामान्य बनाया जा सकता है। हृदय भय से मुक्त होना, गर्व से चलना, ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग, नम्रता, शीलता, वसुदेव कुटुम्बकम के भाव, प्रत्येक दिशा में कर्म करने को उत्सुक होना, पुरुषार्थ आदि एक सहिष्णु व्यक्ति के गुण होते हैं। और इन्हीं गुणों और रेत में बहुत गहरे तक जाकर जो उस पानी में झांक लेता है, उसे अपने भीतर बाहर का अक्स नजर आ जाता है। क्योंकि पानी रेत का सतह पर नहीं होता, इसलिए उस पर बाहर की काई नहीं जमती, कोई काई प्रभावित नहीं करती उस पानी को। वो सदैव निर्मल और स्वच्छ बना रहता है। बहुत गहरे, स्वच्छ, निर्मल और जिसकी था नहीं हो, ऐसे पानी की आप किसी को देखनी हो तो नंदकिशोर आचार्य के चेहरे पर देखें। मित्रों, रेत का स्वभाव तपना होता है। वो स्वयं भी तपती है और अपने बाशिंदों को भी तपना सिखाती है। मैं बीकानेर, जैसलमेर से आने वाले हमारे अनेक मित्रों को जानता हूं जो बड़े तपस्वी हैं, अद्भुत। ये शायद रेत का ही करिश्मा है जिसके धोरों में वो रहते हैं। हरीश जी ने तो रेत को जितना गाया उतना किसी ने नहीं गाया, जितना उन्होंने गीतों में बांधा उतना किसी ने नहीं बांधा। हरीश भादानी ने रेत को बांध लिया और नंदकिशोर आचार्य ने रेत को साध लिया। यही उस भूमि का करिश्मा है। अभी थोड़े दिनों पहले मेरे एक मित्र मुझे कह रहे थे कि वैज्ञानिकों ने सरस्वती का मार्ग खोज लिया है। वो राजस्थान में बीकानेर, गजनेर होती हुई जैसलमेर तक अंदर बह रही है। वो विलुप्त जरूर है लेकिन उसका मार्ग निकल गया है। मैंने कहा वो विलुप्त है, आपको दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए तो वो महत्वपूर्ण बनी हुई है। आप काहे को उसको खुदाई कर रहे हो? क्यों उसके जल को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो? यदि सरस्वती को देखना है तो आज भी नंदकिशोर आचार्य के मुखारबिंद से प्रकट हो रही है। वो अनेक मित्रों के मुख से निकल रही है, अनेक सरस्वती पुत्रों के मुंह से निकल रही है। वो बीकानेर, गजनेर और जैसलमेर के सारा वो भाग जो मनीषियों का भाग है। नंदकिशोर जी, हमारा नगर तो सदमे में है। मैं कल भी आपसे कह रहा था, आदरणीय जनू भाई, प्रकाश जी, पूनम दैया और अभी 2 साल पहले नंद बाबू का जाना और साल भर पहले मंगल का चले जाना, हम तो निर्धन हो गए।
हम तो सदमे में हैं, हम तो निकल ही नहीं रहे। जो कुछ भी हमारे पास बचा है, जो कुछ भी हमारे पास शेष है, वो यहाँ है। मैं हृदय से आपका इस नगर में अभिनंदन करता हूँ। हमारे सारे वरिष्ठ मित्रों की मौजूदगी में नागरिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जब नंदकिशोर जी को इस व्याख्यान के लिए कहा गया, वैसे मैं जानता था इस बात को। उन्होंने कहा मैं नॉन वायलेंस पर बात करना चाहूँगा। हिंसा के रूपों पर बात करना चाहूँगा। ये हमारा सौभाग्य रहा सब जगह। मित्रों, ये बाजार की शताब्दी है। एक बाजार पनप रहा है और बाजार हिंसा का पोषक होता है। वहां जीव की हत्या तो नहीं है, लेकिन बाजार का एक स्वभाव है, वो व्यक्ति को संवेदनहीन बनाता है और स्वकेंद्रित बनाता है। अपने बारे में सोच, दूसरे के बारे में मत सोच। और इसके लिए वो अनेक प्रकार की हिंसा करता है जो जैविक नहीं होती। कभी किसी का मन मारता है, कभी किसी का दिल दुखाता है, कभी क्रोध करता है, अनेक प्रकार की हिंसा करता है। तो हिंसा के तो अनेक रूप हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा और अहिंसा पर बात करके और आपके और नंदकिशोर जी के बीच में अधिक देर नहीं रहना चाहता हूँ। वो इसके अधिकृत विद्वान हैं। देश में उनकी बड़ी पहचान है। वो वात्सायन परिवार से आते हैं और पूरे विश्व में एक विशिष्ट गंभीर प्रकृति के लेखक की छवि रखते हैं। मैं पुनः एक बार उनका अभिनंदन करता हूं और आप सब यहाँ पधारे उनको सुनने के लिए आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापन। सर्वप्रथम तो मैं कविराज मोहन सिंह जी की पावन स्मृति को नमन करता हूँ, क्योंकि यह व्याख्यान माला उनकी स्मृति में आयोजित है। इसलिए कई मित्रों ने मुझे कहा कि उनका मुख्य सरोकार तो साहित्य से था और तुम भी अपने को साहित्यकार होने का दंभ करते हो, तो साहित्य के किसी विषय पर ही क्यों नहीं बात करते। तो मैंने कहा कि मेरी राय में तो साहित्य का मुख्य विषय प्रारंभ से ही हिंसा और अहिंसा का द्वंद्व रहा है। आज ही नहीं, आज उसके रूप जरूर कुछ भिन्न हैं, हमारे सामने बदले हैं, लेकिन साहित्य शास्त्रियों को मालूम है कि भर्तृहरि ने करुण को ही एकमेव रस माना था, कि करुण रस ही एकमेव रस है, और करुण वहीं उपजता है जहाँ किसी न किसी प्रकार की हिंसा होती है।
तो इसलिए मैंने कहा कि मैं तो शुरू से ये मानता रहा हूँ कि यही साहित्य का मुख्य केंद्रीय विषय है। पर इस पर मैं साहित्य के संदर्भ में बात नहीं करूँगा कि साहित्य में कहाँ कहाँ इसका वर्णन इत्यादि मिलता है। वो शोधकर्ताओं का विषय है और मैं बहुत ही बुरा शोध करता हूँ। मजबूरी में मैंने PhD ज़रूर किया था, लेकिन मेरी बहुत रुचि उसमें नहीं रही। यदि ये बात अगर प्रोफेसर KS गुप्ता सुनेंगे तो बहुत बुरा लगेगा उनको, जो इसी उदयपुर विश्वविद्यालय से मैंने PhD किया था, वो मेरे सुपरवाइज़र थे। यद्यपि वो मेरे प्रति बहुत अहिंसक थे, क्योंकि मैं उस कहानी में जाऊँगा, एक लंबी कहानी कि कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे डॉक्टर पूनम दहिया और नवल किशोर जी और उन सब ने मुझे इस षड्यंत्र में फंसाया कि मुझे PhD करनी चाहिए। खैर हो गई वो तो। मित्रों, मैंने इस विषय को इसलिए चुना कि पिछले कुछ वर्षों से, जब से मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में करीब 6 वर्ष रहा और वहाँ मुझे एक अहिंसा का पाठ्यक्रम विकसित करने का अवसर मिला, जो PG पाठ्यक्रम था। और तब मुझे लगा कि कितने आयाम हैं उसके, क्योंकि 2 साल का पाठ्यक्रम था और उसमें सेमेस्टर सिस्टम था, तो 16 पेपर हमको बनाने थे, बने। और बहुत से विश्वविद्यालयों ने बाद में उसके आधार पे अपने अपने तरीके से पाठ्यक्रम भी बनाए। और तभी मुझे यह भी समझ में आया कि जितने रूप अहिंसा के हो सकते हैं, उतने रूप हिंसा के भी हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान गया, उनको समझने की तरफ भी कोशिश की। और अभी कुछ समय पहले 2008 से 2010 के बीच में एक सुअवसर मुझे मिला प्राकृत भारती अकेडमी जयपुर की तरफ से कि मैं अहिंसा पर एक हिंदी में विश्वकोश संपादित करूं। वो हो गया काम, 2010 में वो प्रकाशित भी हो गया, अब तो शायद उसका दूसरा एडिशन है और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर वो उपलब्ध है, कोई भी खोल के उसको देख सकता है। तो ये, और उसके बाद भी तो लगातार पिछले कुछ वर्षों से मैं, क्योंकि इस विषय को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। अहिंसा और हिंसा के बारे में सामान्यतः ये माना जाता है कि हिंसा तो मनुष्य के स्वभाव में है। मैं उसके विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा, पर मैं उसे नहीं मानता। और दुनिया के अधिकांश मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट, तंत्रिका वैज्ञानिक, यह बात स्वीकार नहीं करते। तो इस बहस में अभी नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसको मैं नहीं स्वीकार करता हूँ कि मनुष्य में हिंसा करने का सामर्थ्य जरूर है, पर वो अंतर्जात है, उसमें करेगा ही, ये अनिवार्य नहीं है। ये एक JP स्कॉट ने, मार्टिन ने, कई लोगों ने इस पर काम किया है और उसको प्रतिपादित किया और अधिकांशतः माना जाता है। जो सेविल्ले उद्घोषणा हुई, जिसमें दुनिया के विख्यात वैज्ञानिक, तंत्रिका वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक सब लोग शामिल थे, उन्होंने उस उद्घोषणा में कहा कि ऐसी कोई चीज़ हम मानवीय अस्तित्व में नहीं पाते जो उसे हिंसा या युद्ध की ओर प्रेरित करती हो। जो कुछ भी है वो परिस्थितिगत होता है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है, तो एक उत्तेजक वातावरण उसके लिए जब मिलता है तो शायद वो उत्तेजक वातावरण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, वो तत्कालीन आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों में भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये नहीं स्वीकार करता हूँ कि हिंसा मनुष्य का मूल स्वभाव है। लेकिन फिर भी हिंसा तो है, हम देख रहे हैं कि है, तो आप कहेंगे है तो फिर अगर मूल स्वभाव नहीं है तो क्यों है? तो मेरा एक सामान्य सा सरल सा उत्तर रहता है कि स्वास्थ्य के कुछ नियम होते हैं, पर लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो जो बीमार पड़ते हैं, हम ये नहीं कहते कि बीमारी जीवन का मूल स्वभाव है। हम ये कहते हैं कि ये स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन होने की वजह से बीमारी पैदा हुई। वो उल्लंघन चाहे प्रकृति की तरफ से हुआ हो, किसी और व्यवस्था की तरफ से हुआ हो, मनुष्य के खुद के किसी गलती की वजह से हुआ हो, अच्छा भोजन न मिलने की वजह से हुआ हो, इसके लिए वो नहीं, लेकिन परिस्थिति जिम्मेदार होती है, इत्यादि इत्यादि। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो नियम है जीवन का, वो तो अहिंसा है। उसका उल्लंघन जहाँ जहाँ होता है और अक्सर होता रहता है, जैसे कि लोग अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, तो हमें इस दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। पर खैर इसके विस्तार में अभी जाने का समय नहीं है,
कहीं भी अवसर मिला तो मैं अहिंसा के वैज्ञानिक और दार्शनिक आधारों की बात, समाजशास्त्री आधार अवसर मिला तो फिलहाल मैं हिंसा तक अपने को सीमित रख रहा हूँ। सामान्यतया हिंसा की बात जब हम करते हैं तो हम ये मानते हैं कि कोई किसी को शारीरिक हिंसा पहुंचा दे, किसी की पिटाई कर दे, किसी को मार डाले, किसी पर आक्रमण कर दे, यानी एक कोई न कोई घटना प्रधान होती है। हमारे लिए हिंसा एक घटना प्रधान चीज़ होती है। जहाँ एक विशेष प्रकार की घटना घटित होती है तब हम कहते हैं ये हिंसा हो रही है। लेकिन प्रोफेसर गालतुंग ने, वैसे तो जैन चिंतन में भी माना गया है, हिंसा के रूपों का जैन शास्त्र के विद्वान जानते हैं, हिंसा के रूपों का अध्ययन करते हुए और उसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि एक द्रव्य हिंसा होती है और एक भाव हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा एक घटनात्मक हिंसा हो जाती है, लेकिन भाव हिंसा वो है जो मनुष्य स्वयं अपने मन में जब हिंसक हो जाता है। कई बार आप करते नहीं हैं हिंसा, लेकिन मन में हिंसक होते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप अहिंसक हैं। तब भी आप हिंसक बने रहते हैं, चाहे घटना के रूप में उसकी प्रस्तुति न हुई हो। लेकिन प्रोफेसर गालतुंग ने हमारे ज़माने में, और मैं उनसे अपनी बात शुरू करूंगा, और मैं अभी पूरे जीवन के प्रति, यानी जो मानवेतर जीवन है उसके प्रति जो हिंसा है उसकी बात बाद में अंत में करूंगा। अभी तो मैं मानव जीवन में जो हिंसा है उसकी बात पहले करता हूँ। तो उन्होंने एक परिभाषा दी, और वो परिभाषा ये थी कि एनी अवॉइडेबल थिंग विच इम्पीड्स ह्यूमन सेल्फ रियलाइजेशन। दो चीज़ें गौर करिए, एनी अवॉइडेबल थिंग, यानी जो चीज़ अवॉइड नहीं की जा सकती उसको हिंसा नहीं मान रहे। एनी अवॉइडेबल थिंग विच इम्पीड्स, यानी विच ऑब्स्ट्रक्ट्स, जो बाधा पैदा करती है या वायलेट करती है, अतिक्रमण करती है ह्यूमन सेल्फ रियलाइजेशन का। अब ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, हिंदी में हम इसको दो तीन तरह से अनुवादित करते हैं। उसको आत्म साक्षात्कार भी कुछ लोग कहते हैं, उसको आत्म विकास भी कुछ लोग कहते हैं, आत्मसिद्धि भी कुछ लोग कहते हैं। अलग अलग तरह से इसका अनुवाद किया जाता है, लेकिन ये उसमें अनिवार्य है। अगर आप आत्म साक्षात्कार कहें यानी अपने को पहचानना, आत्मसिद्धि कहें अपने होने का अनुभव करना मनुष्य के रूप में, और अगर आप आत्म विकास कहें तो एक निरंतर विकास, मनुष्य के रूप में विकास की प्रक्रिया में संलग्न रहना। इसमें जो चीज़ बाधा पैदा करती है वो हिंसा है। तो सिर्फ शारीरिक हिंसा हिंसा नहीं है, जैसा अभी किशन जी ने कहा कि जैविक हिंसा ही हिंसा नहीं है। कोई भी चीज़ जो मनुष्य के आत्म विकास में बाधा पैदा करती है वह हिंसा है। इसलिए हिंसा के दो रूप तो हमें शुरू में दिख जाते हैं। एक को हम कहते हैं प्रत्यक्ष हिंसा, डायरेक्ट वायलेंस, जहाँ किसी ने किसी को पीटा, मारा, कत्ल किया, किसी देश ने दूसरे देश पर आक्रमण किया, दो संप्रदायों में कुछ हो गया, दो जातियों में कुछ हो गया, दो भाषा भाषियों में कुछ हो गया, जो एक उग्र हिंसक रूप जिसने धारण कर लिया। ये सारे प्रत्यक्ष हिंसा के रूप हैं। लेकिन एक अप्रत्यक्ष हिंसा होती है। दोनों में फर्क यह है कि प्रत्यक्ष हिंसा जो है वो एक्टर ओरिएंटेड है, यानी कर्ता प्रसूत हिंसा है, कोई करने वाला है जो दूसरे पर हिंसा कर रहा है। लेकिन दूसरी जो हिंसा है जिसे हम अप्रत्यक्ष हिंसा कहते हैं, उसमें कोई सीधा सीधा दिखता नहीं कि कौन कर रहा, वो मूलतः विक्टिम ओरिएंटेड है, जिसे मैं कहता हूँ पीड़ितोन्मुख हिंसा। जो पीड़ित है उसके प्रति हिंसा तो हो रही है, उसकी तरफ उन्मुख है वो हिंसा, आर्थिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में होती रहती है। तो उसे हम अप्रत्यक्ष हिंसा कहते हैं, इनडायरेक्ट वायलेंस कहते हैं, विक्टिम ओरिएंटेड वायलेंस कहते हैं। क्योंकि और उससे होने वाली हिंसा, अगर आप पूरा अनुमान लगाएंगे, वो डायरेक्ट वायलेंस से होने वाली हिंसा से कमज़ोर नहीं होती है। वो उतने ही लोगों को मारती है, बल्कि उससे ज़्यादा लोगों को मारती है जितनी प्रत्यक्ष हिंसा मारती है। हम प्रभावित प्रत्यक्ष हिंसा से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दृश्य सामने आता है तो हमको लगता है ये क्या हो गया। अभी कल परसों ही एक रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया कि प्रतिवर्ष, और 2015 के आंकड़े वो दे रहे थे, 92 लाख लोग
केवल एयर पॉल्यूशन की वजह से मर गए, अकेले हिंदुस्तान में। यानी विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो वायु प्रदूषण के कारण से हुई, तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां उनको हुई, लेकिन उसका मूल कारण जो था वो वायु प्रदूषण था। कई तरह की बीमारियां हो सकती, अस्थमा से लेकर के कैंसर तक, और उनमें मरने वालों की संख्या वो कह रहे थे 92 लाख। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर ये, हो सकता है आंकड़ा थोड़ा अतिरंजिततापूर्ण लगे, थोड़ा कम होगा मान लीजिए, लेकिन 1 लाख आदमी किसी युद्ध में मर जाएं तो आप पर क्या असर होता है। और वायु प्रदूषण के कारण से इतने लोग मर जाएं तो क्या वही असर होता है? क्या हम वैसे ही उतना ही महत्व उसको देते हैं? मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आंकड़ों में ना जाइए, उसमें हो सकता है अतिरंजित हो इसलिए बात, लेकिन फिर भी मरे तो है लोग उससे, और बड़ी संख्या में मरे। तो यदि ऐसा हो रहा है हमारे अपने समकालीन, मैंने कहा मैं हिंसा के समकालीन परिदृश्य पे बात करूँ, तो अगर हमारे अपने समय में ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं उसको, पर कितने लोग हैं जो उसके प्रति सचेत हैं और उसके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं? कितनी व्यवस्थाएं हैं जो वास्तव में इस बात से चिंतित हैं कि ये नहीं होना चाहिए और इसको रोकना चाहिए? तो ये जो अप्रत्यक्ष हिंसा है, ये मूलतः एक संरचनागत हिंसा है। हम ये कहेंगे कि इसको चलो ढांचागत भी अनुवाद करते हैं, स्ट्रक्चरल वायलेंस, जो हमारे समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनके कारण से ये तो मरे हैं लोग, कष्ट कितनों ने पाया होगा, अलग अलग कारणों से दुखी कितने लोग हुए होंगे, कितने लोगों का आत्मविकास रुक गया होगा, और शायद हम में से सबका रुका होगा। मैं एक व्यक्ति को भी अपवाद प्रति कुछ किया किसी धार्मिक कारण से, वो भी होता है, मूलतः उस विश्वास पद्धति के कारण से होता है जिससे वह अपने ही धर्म को गलत समझता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर कहूं, सामान्यतः इस्लाम के बारे में ये माना जाता है कि तो जिहाद में विश्वास करते हैं, और जितने आतंकवादी हैं उस वर्ग से आने वाले, वो अपने को मुजाहिदीन कहते हैं। मुजाहिद का मतलब होता है जो जिहाद कर रहा है। तो हम कहते हैं तो उनका विश्वास है, लेकिन जिहाद के अर्थ क्या है? अगर आप इस्लाम का अध्ययन करेंगे या किसी भी वास्तविक विद्वान जो राजनीति कर रहा है इस्लाम की, उससे नहीं, अगर इस्लाम के किसी स्कॉलर से पूछेंगे और जिहाद उसका जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो 2 प्रकार के जिहाद हैं। एक को कहा गया है जिहादुल अकबर, दूसरे को कहा गया है जिहादुल असगर। अकबर का मतलब होता है महान, बड़ा, विशाल, प्रतापी, और असगर का मतलब होता है छोटा, नन्हा। अब जो जिहादुल असगर है, अकबर है, उसकी परिभाषा ये है कि हम जो अपने विकारों के खिलाफ, अपने आंतरिक कमजोरियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते हैं वो जिहाद है, और वो जिहादुल अकबर है, बड़ा जिहाद है। इस जिहाद के कारण ही वर्धमान महावीर कहलाए। काहे को वीर कहलाए? युद्ध थोड़ी लड़ा था। इन सारे आंतरिक विकारों को जीतने की वजह से वो महावीर कहलाए। तो ये जो जिहाद है ये जिहादुल अकबर है। फिर दूसरा जिहाद वो कहते हैं, अगर आप पर अत्याचार हो रहा है और उससे लड़ने का, उसको मिटाने का और कोई भी उपाय नहीं है, तब आप सीमित मात्रा में हिंसक लड़ाई लड़ सकते हैं उस अत्याचारी के विरुद्ध। वो जिहादुल असगर, छोटा जिहाद, थोड़े समय के लिए होता है। अगर अत्याचार नहीं हो रहा है, अन्याय नहीं हो रहा है, टॉर्चर नहीं किया जा रहा है आपको,
और उस टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन उससे भी निपटने के दूसरे उपाय आपके पास में हैं। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, अगर वो उपाय आपके पास में है तो फिर जिहाद तो वो फिर भी कहलाएगा, लेकिन उसका हिंसक रूप होने की आवश्यकता नहीं। अगर वो होता है तो वो खुद इस्लाम के मुताबिक गलत है। लेकिन हमने एक व्याख्या ऐसी कर दी उसकी कि नहीं, ये लड़ना ही जिहाद है। तो ये हमारा बौद्धिक विश्वास था, इस्लाम का कहना नहीं था। जिन्होंने भी किया, जिन्होंने भी इस बात को दोहराया होगा, सबने अपनी अपनी राजनीति के लिए दोहराया होगा, अपने प्रभाव के लिए दोहराया होगा, कुछ करना चाह रहे होंगे इसके लिए दोहराया होगा। ये एक मैंने उदाहरण के लिए कहा, ऐसे प्रत्येक धर्म में आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो धर्म नहीं हिंसक बना रहा है आपको, आपने जो व्याख्या उसकी अपने खास विशेष बौद्धिक रुझान की वजह से की, वो बना रही। तो मैं ये कह रहा था, थोड़ा विस्तार में चला गया मैं इसके, क्योंकि इसकी जानकारी कम है मित्रों को इसलिए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंसा, दो प्रकार की जो हिंसाएं हैं, यानी एक घटनात्मक हिंसा है, दूसरी व्यवस्थागत प्रक्रियागत हिंसा है। और ये जो प्रक्रियागत हिंसा है, जिसे हम संरचनात्मक हिंसा या ढांचागत हिंसा कहा गया है, इस हिंसा को औचित्य कौन देता है? इस हिंसा को औचित्य देती है हमारे विश्वास, हमारे बौद्धिक, हम मानते हम ठीक कर रहे हैं। नहीं तो लगेगा कि अनुचित कर रहे हैं, तो कौन कहेगा कि आप हर आदमी जो करता है वो एक औचित्य की तलाश करता है। किसी मनोवैज्ञानिक का कहना है कि मनुष्य जो है वो रैशनल एनिमल शायद कम है, रैशिनेटिंग एनिमल ज़्यादा है। यानी वो वास्तव में हित्वाभाषी है, यानी एक तर्क ढूंढता है। क्यों तर्क ढूंढता है? तर्क ढूंढता है इसलिए कि उसके बिना वो स्वयं को भी विश्वास नहीं दिला पाता कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। दूसरों को विश्वास दिलाना तो बाद की बात है, स्वयं को भी विश्वास नहीं दिला पाता कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो एक विश्वास बनाता है अपने मन में कि नहीं, ये ऐसा करना उचित है। मुझे कोई कहे कि सिकंदर को महान क्यों कहा जाता है? सारे इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखा जाता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। जब मैं इतिहास पढ़ता था जीवन सिंह जी, उस ज़माने से मैं ये नहीं समझ पाया कि सिकंदर को काहे को महान कहा गया, क्या किया उसने। एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश की, फेल ही हुआ उसमें लगभग, लेकिन एक दफ़ा बनाया और इतने युद्ध किए, इतने लोगों का नरसंहार किया। तो ये जो महान कहा गया, उसको उसके पीछे एक विश्वास था कि बड़ा। और ये किस दौर में कहा गया? जब हमारे यहाँ साम्राज्यवादी दौर चल रहा था। इतिहास की एक साम्राज्यवादी दृष्टि काम कर रही थी, जिसमें बड़े साम्राज्य बनाना महानता का लक्षण था। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य एक महान साम्राज्य बनने जा रहा था। काहे का महान साम्राज्य बनने जा रहा था? किस बात में महान था? जो स्वयं को लोकतंत्र कहते हैं और पूरी दुनिया में साम्राज्य कायम करते हैं, वो कैसे महान है? ये कैसा अंतर्द्वंद है जिससे कभी इस अंतर्द्वंद ने उनको परेशान किया कि नहीं किया? शायद कुछ लेखकों को किया था, लेकिन एक आदमी, एक कोई देश जो है अपने यहाँ लोकतंत्र की कोशिश कर रहा है, उन्होंने अपने को दिलाया, उसके लिए फॉर्मूला घटा। तो फॉर्मूला ये था कि व्हाइट मैन्स बर्डन, और सारे अनुकरण के बाद कि श्वेत व्यक्ति पर बोझ है कि वो अश्वेत लोगों को सभ्य बनाए। नहीं पहनना जानते, हालांकि लोग खाना नहीं जानते, सभ्य व्यवहार नहीं, वो ये करना चाहिए।